जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो टिश्यू किसको कहते हैं? तो एक समान कोशिकाओं का समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। मतलब कि एक हिस्से की अगर हम बात करें, उसमें जितनी भी कोशिकाएं अगर होगी, अगर वह सारी कोशिकाएं एक समान होती है तो उस हिस्से को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करें हमारी आंखों की, ठीक है, तो अगर हमारी आंख की अगर बात करें तो ये आंख का जो इतना वाला हिस्सा है, यह जो हिस्सा है, यहाँ की जो कोशिकाएं है, वो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी है? एक समान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी एक क्या हो जाएगा? ऊतक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊतक का अध्ययन, टिश्यूज का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो सजीवों का शरीर होता है वह विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सबसे जो छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में विस्तार से चर्चा की है, आप वहां जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो एक समान कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? उससे अंग का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम हमारे हाथ की बात करें दोस्तों, तो हमारा हाथ क्या है दोस्तों? एक अंग है। हमारा हार्ट हार्ट एक अंग है, हमारा लीवर एक अंग है, हमारी किडनी एक अंग है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के अंग बने हुए हैं, ये किससे मिलकर बने हुए हैं दोस्तों? यह ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं। और ऊतक किससे मिलकर बने हुए हैं? ऊतक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो जब विभिन्न प्रकार के अंग आपस में मिल जाते हैं तो उससे किसका निर्माण हो जाता है? उससे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। हमारे जो अंग है वह विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं, और जो ऊतक है वह एक समान कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि ऊतक क्या होता है दोस्तों। अब हम आगे ऊतक के प्रकारों को डिस्कस करेंगे। तो ऊतक के जो प्रकार है वो सामान्यतः 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। जो है संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यूज। कनेक्टिंग टिश्यूज का काम होता है दोस्तों, शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़कर रखने का काम करते हैं ये। दूसरा होता है पेशीय ऊतक, मसल टिश्यूज। दोस्तों, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, जैसे हमारा लीवर हो गया, ठीक है, जिस प्रकार से हमारी आँख आँख की ये जो ऊपर की जो परतें हो गई, तो ये किससे मिलकर बनी हुई है? पेशीय मसल से मिलकर बनी हुई है। अगला अगर हम देखें तो तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यूज। तो न्यूरॉन टिश्यूज में अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेन आ जाता है, हमारा स्पाइनल कोड आ जाता है, यह किससे मिलकर बनी हुई होती है? तंत्रिका ऊतक से मिलकर बनी हुई है। अगला हम देखें तो उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को क्या कहते हैं? एपिथीलियमी टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों, इन 4 प्रकार के ऊतकों को हम आगे एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न भागों को जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है। कनेक्टिंग टिश्यू का सबसे बेसिक जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है, रक्त होता है। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में हम देखें तो ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का जो काम होता है वह क्या करता है? गैसों का परिवहन करने का काम करता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारी सांस जाती है लंग्स में, और लंग्स के माध्यम से उसे ब्लड में डाला जाता है, और ब्लड उसे हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उस ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को उन कोशिकाओं तक लेकर जाया जाता है जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वह वापस लंग्स को दे देता है। तो ब्लड का यही काम होता है। तो ब्लड क्या कर रहा है? यहाँ पर एक दूसरे की कनेक्टिविटी बनाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। आगे अगर हम देखें, अगला जो होता है वो होता है अस्थि, बोन। ठीक है, हड्डी, जिसको हम सामान्य भाषा में हड्डी भी बोलते हैं, अस्थि, बोन। दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। जैसे कि अगर हमारे हाथों में देखें, हमारे पैरों में देखें, हमारी रीढ़ की हड्डी देखें, तो ये विभिन्न प्रकार की हड्डियां, अस्थियां हमारे शरीर में पाई जाती है। तो ये जो हड्डियां होती है यह भी क्या करती है? कनेक्टिविटी का काम करती है। मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। जैसे कि अगर हम देखें, पैर की हड्डी से ये ऊपर वाली हड्डी जुड़ी हुई रहती है, या हाथ की हड्डी से हमारी ये चेस्ट वाली हड्डियां जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बॉडी में कनेक्टिंग टिश्यूज का काम करती है। अगला अगर हम देखें तो होता है उपास्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज
ऐसी हड्डियों को कहा जाता है दोस्तों जो क्या होती है, नरम होती है। जैसे कि हमारे जो ये कान की हड्डी होती है, ये कान की हड्डी, यहाँ पे भी हड्डी होती है, लेकिन ये कान की हड्डी इतनी नरम होती है कि हम इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। हमारे नाक की ये अगले वाले भाग की जो यहाँ पर एक हड्डी मिलती है वो भी बहुत नरम होती है दोस्तों। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो वह क्या करता है, जब वो चिकन की लेग पीस वगैरह जैसे कि हम बोलते हैं उसको जब खाता है, तो लेग पीस के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ जो रहता है, जो हड्डी टाइप ही दिखता है, उसको खाते हैं तो वो मतलब कि ऐसे गाजर जैसे उसके मतलब देखते हैं कि आवाज़ जो आती है, ठीक है, तो वह जो हिस्सा होता है वो किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि दो हड्डियों के ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये नरम वाला जो हिस्सा होता है, उसको क्या कहा जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है। तो यह कार्टिलेज भी क्या करती है, इस ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। तो संयोजी ऊतक आपको समझ में आया। संयोजी ऊतक में हम ब्लड को रखते हैं, बोन को रखते हैं और कार्टिलेज को रखते हैं, और इसी में हम लिम्फ को रखते हैं, लसिका को रखते हैं, जो मानव में क्या करती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। तो दोस्तों संयोजी ऊतक आपको समझ में आया। अब हम बढ़े आगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं एडिपोस ऊतक, वसीय ऊतक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो वसीय ऊतक होता है वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही होता है, क्योंकि जो एडिपोस टिश्यू होता है, वसीय ऊतक होता है, वह भी क्या करता है, कनेक्टिविटी का काम ही करता है। तो हम एडिपोस ऊतक को, हम एडिपोस टिश्यूज को किसके अंतर्गत रखते हैं, संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही इसका हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों संयोजी ऊतक, वसीय ऊतक को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, फेट कहते हैं, क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। और दोस्तों वसा के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि क्या हो जाता है कि जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन अतिरिक्त जब भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी खाली भाग होता है वहाँ पर वो क्या होने लग जाता है, संचित होने लगता है, ठीक है। और संचित होकर क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वो ओबेसिटी का रूप, मोटापे का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इस पहले वाले चित्र में आप देखिए, जो पीला पीला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे चित्र में, वो सारा का सारा हिस्सा क्या कहलाएगा, फैट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैट कहलाएगा। उसको अगर हम डिटेल से यहाँ पर देखें तो हमारी स्किन के नीचे ही क्या मिलता है हमको दोस्तों, फैट मिलता है। तो हमारी स्किन और हमारी मसल्स के बीच में एक लेयर बन जाती है, जहाँ पर क्या है, ये फैट जो हम खाना जो खाते हैं, जो एक्स्ट्रा जो भोजन होता है वह संचित होने लगता है। तो वह क्या होता है, स्किन और मसल्स के बीच में एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, और वह किसका रूप ले लेता है, फैट का रूप ले लेता है। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये पहले, सबसे पहले तो ये त्वचा आ गई ऊपर, ये त्वचा के बाद में जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी फैट, और उसके बाद में हमारी क्या आ जाएगी, मसल्स आ जाएगी। इसकी जब ज़्यादा ही मात्रा हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटापे की बीमारी हो जाती है, उसको क्या हो जाती है, ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है। दोस्तों जो महिलाएं होती है उनमें सामान्य पुरुष की तुलना में 20% ज़्यादा क्या होती है, फैट उनके अंदर होती है। इसी कारण से जब हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती है उनको ठंड में भी हम देखते हैं कि उनको कम ठंड लगती है, और जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 20% ज़्यादा क्या होती है, वसा होती है। दोस्तों आगे अगर हम देखें तो जब वसा ज़्यादा ही जमा होने लग जाती है तो उससे क्या हो जाता है, ठंड कम लगती है, और वसा अगर कम हो जाती है तो ठंड ज़्यादा लगती है। जैसे कि अगर हम देखें, एक मोटा व्यक्ति होता है जिसे ठंड कम लगती है क्योंकि उसके अंदर वसा ज़्यादा जमा होने लग जाती है, और एक पतला पतला सा व्यक्ति होता है उसको हम देखते हैं कि उसको ठंड ज़्यादा लगती है। दोस्तों क्या होता है कि जवानी में तो ये सही रहता है, जवानी में वसा हमारी जो रहती है वो हमारे गालों को, हमारे शरीर को एकदम फुला के रखती है और एकदम चुस्त दुरुस्त रखती है। अगर हम देखें हमारे गाल भी यहाँ से ऐसे फुले हुए हैं, हमारा सीना, हमारे हाथ पे यहाँ पे मसल्स जो होते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, समय के साथ में जब जब बुढ़ापा आता है तो ये जो टिश्यूज होते हैं जो यहाँ पर जमे हुए रहते हैं, यहाँ पर छाती में, गाल पे, और यहाँ पे अलग अलग जगहों पर जो टिश्यूज जमे हुए रहते हैं, उनका क्या हो जाता है, वो गल जाते हैं। और हम देखते हैं कि बुढ़ापे में क्या हो जाता है कि हमको हमें शरीर पे या फिर हाथ में से झुर्रियाँ देखने को मिल जाती है, जो बदन होता है वो पूरा तरीके से लटकने लग जाता है। तो वो किस कारण होता है दोस्तों, तो जो वसीय ऊतक होते हैं उनकी समाप्ति हो जाती है, इस कारण से ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होने लग जाता है, लटकने लग जाता है। तो दोस्तों आपको एडिपोस ऊतक, एडिपोस टिश्यू आपको समझ में आया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बढ़े आगे, तो अब हम देखते हैं कि अलग कौन कौन से अलग अलग प्रकार के वसीय ऊतक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस चित्र में देखिए,
ये हमारी जो कॉलर होती है, ये जो एडिपोज ऊतक होते हैं वो यहाँ पे भी जमने लग जाते हैं, यहाँ पे कॉलर में भी जमने लग जाते हैं। आपने मोटे व्यक्ति को देखा होगा कि यहाँ पर उसका जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा ही भरा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ की जगह जो एडिपोस ऊतक रहता है वह कौन सा एडिपोस ऊतक होता है, तो वो होता है ब्राउन एडिपोस ऊतक। ठीक है, हमारे हाथों में जो हमारी बोन होती है उसमें भी यह ऊतक जमने लग जाता है, तो उसको कहा जाता है बोन मेरो एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, हमारी जो ये इधर साइड वाली हिस्सा होता है, पेट का जो साइड वाला हिस्सा होता है और हमारे हाथों का जो ये साइड वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर भी एडिपोस ऊतक जमने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सब केटानियस एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे हार्ट में भी क्या जमने लग जाता है, वसीय ऊतक जमने लग जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एपिकार्डियल एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद अगर देखें हम तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे भी जो जम जाता है उसको क्या कहा जाता है, वाइसेरल एडिपोस टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एडिपोस टिश्यूज जो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से विभिन्न अलग अलग भागों में एडिपोस जो टिश्यूज होते हैं वो जमा होते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो वसीय ऊतक होते हैं और जो ब्लड टिश्यूज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जो वसीय ऊतक होते हैं वह ढीला संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, जो त्वचा के नीचे मिलता है, इसकी कोशिकाएं वसा संचय करती है। मतलब जो एडिपोस टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती है वो किसका संचय करती है, वो किसको इकट्ठा करती है, वह वसा को इकट्ठा करती है। जिन पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के द्वारा नहीं हो पाता है वह वसा में परिवर्तित हो जाते हैं और त्वचा के नीचे इस वसामय ऊतक के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि हमारे हाथों में यहाँ पर हम देखते हैं इधर साइड में, तो ये क्या हो जमने लग जाता है, यही क्या होता है, वसा के रूप में जमने लग जाता है। ब्लड टिश्यू की अगर हम बात करें तो ब्लड एक द्रव संयोजी ऊतक है। ठीक है, जिसमें हमको क्या क्या मिलते हैं, जिसमें हमें रेड ब्लड सेल्स मिलती है, जिसमें हमें प्लाज्मा मिलता है, जिसमें हमें प्लेटलेट मिलती है और जिसमें हमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं भी मिलती है। यह शरीर में क्या करता है, निरंतर धमनी कोशिकाओं में बहता रहता है और विभिन्न पदार्थों का संवहन भी करता है। तो ब्लड अभी अभी हमने समझा था ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या करता है, गैसों का परिवहन करने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वसीय ऊतक समझ में आया, एडिपोस ऊतक समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे देखें तो अब हम आगे देखेंगे पेशीय ऊतक, मसल ऊतक के बारे में। दोस्तों जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की मसल्स पाई जाती है, जैसे कि थाई मसल्स, चेस्ट मसल्स, इधर बाइसेप मसल्स। ठीक है, तो ये जो मसल्स होती है ये मसल्स किसकी बनी हुई होती है, पेशीय ऊतक की बनी हुई होती है। और इन मसल्स का काम क्या होता है, यह हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह सारी जो मसल्स होती है वो हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होती है। और यह जो पेशीय ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। तो दो में पहला अगर हम देखें तो पहली होती है रेखित पेशी, जिसे हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसे ऐच्छिक पेशी क्यों कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यह जो पेशियां होती है इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमारे हाथ की जो मसल्स होती है, ठीक है, जो हमारे हाथ की जो यहाँ पर जो ऊतक मिलते हैं, हम इसको देखो क्या कर पा रहे हैं, इसको हमारे हिसाब से हम मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार मूव कर सकता है, जैसे कि हमारे पैर हैं और हमारे हाथ हैं। ठीक है, और जो ये होते हैं मसल्स जो होते हैं, ये जो हाथ के और पैर के, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, ये हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंकाल पेशी भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे हाथ पैर की मसल्स, हमारे हाथ पैर की पेशियां। दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों वो होता है अरेखित पेशी। ठीक है, अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। और यह जो अनैच्छिक पेशियां होती है यह हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे ये आँख की जो ऊपर वाली जो ये पलक पलक होती है, ये हमारा हार्ट, हमारा लीवर, यह कुछ ऐसी मसल्स होती है जो क्या होती है, अनैच्छिक होती है, अर्थात इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो हार्ट होता है वो 24 घंटे पंप करने का काम करते रहता है, कभी वो रुकता नहीं है, हम किसी भी कंडीशन में वो रुकता नहीं है। अगर वो रुक गया तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते रहता है, रात दिन 24x7 आवर वो क्या करते रहता है, काम करते रहता है। तो इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये चलते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर हमारे पलकों की हम बात करें तो हमारी पलकों पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम इसे हमारे हिसाब से नहीं चला सकते। जैसे कि अगर हम चाहे इसको खोल के रखें तो अगर हम इसे खोल के रखेंगे तो और कुछ भी तकलीफ हमको होने लग सकती है।
ठीक है दोस्तों। तो अरेखित पेशी मतलब कि अनैच्छिक पेशी जिनका हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिनको, ठीक है, जो हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। इनमें अगर हम उदाहरण देखें तो आंख की पलक, ठीक है, हमारी जो मूत्र वाहिनियां होती है, ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर बाथरूम आती है तो वो कितनी देर तक कंट्रोल कर पाता है, थोड़ी देर तक कंट्रोल कर पाता है, ऐसा तो नहीं होता कि हमारी मर्जी जब हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। तो जो हार्ट की पेशियां होती है वह भी अनैच्छिक पेशियां ही होती है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इन जो हार्ट वाली जो पेशियां होती है ये अलग प्रकार की पेशियां होती है, इनको कुछ अलग नाम से हम बोलते हैं। जैसे कि हार्ट वाली जो पेशियां होती है उनको कार्डियक पेशी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में देखिए, जो हार्ट में मिलने वाली पेशियां होती है उन्हें कार्डियक पेशी कहा जाता है, हृदय की ऊतक कहा जाता है। उसको कुछ माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। जो हमारे हाथ में पाई जाती है उनको स्केलेटन रेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में देखने पर। और जो हमारा जो अमाशय होता है उसमें अगर हम देखें तो ये अरेखित पेशी ऊतक हमको देखने को मिलती है, जो कुछ इस प्रकार का हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है। अब हम आगे देखें, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन टिश्यूज के बारे में देखेंगे। दोस्तों जो न्यूरॉन टिश्यूज होती है, न्यूरॉन टिश्यूज का क्या क्या बना हुआ होता है, तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो किसका बना हुआ है, न्यूरॉन टिश्यूज का होता है, ठीक है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह भी न्यूरॉन टिश्यूज का होता है। और हमारी जो तंत्रिकाएं होती है, जो हमारी नर्वस न्यूरॉन्स जो होती है वह भी किसकी बनी हुई होती है, तंत्रिका ऊतक की बनी हुई होती है। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर है। इसको जब हम मस्तिष्क नामक ब्रेन नामक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझना जरूरी है कि जो तंत्रिका ऊतक होती है उस तंत्रिका ऊतक से क्या क्या बना हुआ होता है। तो जो हमारा मस्तिष्क मेरुरज्जु जो तंत्रिकाएं होती है वो तंत्रिका ऊतक से मिलकर बनी हुई होती है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने संयोजी ऊतक को डिस्कस कर लिया, फिर हमने एडिपोज ऊतक को डिस्कस कर लिया, उसके बाद में हमने पेशीय ऊतक को डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अब हम देखते हैं उपकला ऊतक के बारे में। दोस्तों उपकला ऊतक एपिथीलियमी टिश्यूज क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर को बाहरी और अंदरूनी रूप से कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। तो ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे जो आंतरिक अंग है और हमारी जो बाहरी सतह है, इनको और कोई क्या करता है, कोई ऐसी चीजें होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है, उसको क्या कहा जाता है, एपिथेलियमी टिश्यूज कहा जाता है, उपकला ऊतक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हम बाहरी आवरण की बात करें तो हमारी जो त्वचा होती है वह त्वचा हमें बाहर के धूल कण वगैरह इनसे हमारे शरीर को क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे जो नाक में एक यहाँ पर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, वो श्लेष्मा झिल्ली भी क्या करती है कि हमारे अंदर धूल कणों को नहीं जाने देती है। तो इसके उदाहरण अगर हम देखें तो पहला होता है त्वचा, दूसरा होता है आहार नाल की आंतरिक परत, रक्त वाहिनियों की परत आदि। दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी जो ये जीभ होती है, ये जीभ का जो बाहरी आवरण होता है, इसका बाहरी जो सतह होती है, इसकी ये जो ऊपर की सतह होती है, यह भी किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियल ऊतक की बनी हुई होती है। उसी प्रकार से हमारे जो एक गाल का ये जो आंतरिक हिस्सा होता है, जो मतलब आंतरिक जो हिस्सा होता है वह भी किसका बना हुआ होता है, वह भी उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। अगर हम हमारी श्वास नली की बात करें तो हमारे अंदरूनी जो भाग है जैसे कि श्वास नली, तो श्वास नली का जो दीवारें होती है, अंदरूनी दीवारें जो होती है वह भी किसकी बनी हुई होती है, वह भी उपकला ऊतक की बनी हुई होती है, ठीक है। तो हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है उनका भी जो आंतरिक जो परत होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। जैसे कि दोस्तों जब हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो जब घर बनाते हैं तो हम ईंटों को एक के ऊपर एक जोड़ के बनाते हैं, और जोड़ने के बाद में अगर हम देखें तो कैसे दिखता है, हमको एकदम उबड़ खाबड़ दिखता है अगर उस पर प्लास्टर नहीं हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो अगर हम उस दीवार पर प्लास्टर कर दें, तो अगर वो प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर को क्या कहेंगे हम, उस प्लास्टर को उपकला ऊतक कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से दीवार को प्लास्टर प्रोटेक्ट करता है उसी प्रकार से हमारे आंतरिक और बाह्य अंगों को कौन प्रोटेक्ट करता है, उपकला ऊतक प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों इस उपकला ऊतक को आपने और कहीं पर भी देखा होगा, जैसे कि आपने कभी कसाई को देखा होगा। वो कसाई क्या करता है, जब बकरे को आप बकरा कटता आपने कहीं पर देखा होगा, तो जब बकरे को काटा जाता है तो उसकी जो खाल उतारी जाती है, तो उसकी खाल उतारते समय आप देखते होंगे, उसकी खाल उतारने के बाद जो सफेद सफेद आपको जो पूरी की पूरी उसका मांस दिखाई देता है, तो जो सफेद सफेद हिस्सा दिखाई देता है ना, वही क्या होता है, वही होता है
टिश्यू होता है, वही क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो अभी हमने उपकला ऊतक समझ लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं कि उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों उपकला ऊतक 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है सल्की एपिथीलियम। जो सल्की एपिथीलियम होता है वो बहुत ही पतली परत होती है, जैसे कि हमारी जो त्वचा होती है ना, उस त्वचा को ही क्या कहा जाता है, सल्की एपिथीलियम के अंतर्गत रखा जाता है। अगला अगर हम देखें तो स्तंभाकार एपिथीलियम। स्तंभाकार एपिथीलियम में क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर जो ऊतक होते हैं वह एक स्तंभ के आकार के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में ये स्तंभ के आकार के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यह हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कि जो बड़ा वाला हिस्सा जो रहता है ना, जैसे कि हमारे लंग्स वगैरह में, ठीक है, ओवरी वगैरह में, तो यहाँ पर जो सेल्स मिलती है, जो ऊतक मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, ऐसे स्तंभाकार सेल्स मिलते हैं। आगे अगर हम देखें तो अगला है घनाकार एपिथीलियम। जो घनाकार एपिथीलियम होते हैं वो घन के आकार के एपिथीलियम होते हैं। ये देखिए जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारी किडनियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम देखें तो रोमक पक्षमाभी एपिथीलियम। जो रोमक पक्षमाभी एपिथीलियम होते हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमारा जो अमाशय होता है और जो हमारी छोटी और बड़ी आंत होती है, वहाँ पर हमें यह रोमक और पक्षमाभी एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। कॉलम के आकार के, कॉलम जैसे ये दिखाई देते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।